बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ अनवारुल्लाह कराम हाजिर हूँ। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 5 तारीख है। जमादियुल अव्वल की आज 20 तारीख है और सन 1442 हिजरी है। हजरात मोहतरम, आज हम तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। क्या नैब या ऐब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कौमी मुफाद में है, इसके इक़दामात। फिर हम बात करेंगे लेडी ऑफ हेवन सैयदना फातिमा ज़हरा के बारे में, जो फिल्म बरतानिया के अंदर बनी है, उसके क्या मुसलमानों पर असरात मुरतब होंगे। और फिर हम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को, जो सऊदी शहनशाह ने और मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी है सऊदी अरब के विजिट की या रहश की, उसके बारे में क्या तासरात है। पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो नैब का कानून है, अयूब खान के दौर के अंदर भी कानून बना था। उसका मकसद भी ये था, नैब का कानून सैफुर रहमान चेयरमैन के तौर पर नैब के अंदर तशरीफ लाए और लोगों को मुश्किलात में इजाफा हुआ, कुछ हुकूमत के लिए आसानियां पैदा हुई। फिर जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज होता है 99 में, तो फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया और लोगों से रकूम की वसूली के लिए, यानी 99 से लेकर 2000 तक नैब ने 221 अरब रुपए वसूल किए और साथ इसके कायदे आज़म मुस्लिम लीग की भी तश्कील साथ साथ होती रही। उसके बाद फिर एक दौर आता है, उस दौर में पीपी ने अपने 5 साल दौर के अंदर उसे स्टेरलाइज कर दिया, उसे मुंजमद कर दिया या जामद कर दिया नैब को, और उनके 5 साल दौर के अंदर सिर्फ 36 अरब रुपए वसूल होते हैं। नैब के कारगुजारी ये 36 अरब की है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का दौर आता है। उस दौर के अंदर सिर्फ 50 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। यानी उनके दो अदवार के अंदर, पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर और नवाज शरीफ के दौर के अंदर, जो रकम की वसूली है वो इतनी महदूद होती है, रकम की वसूली। उसके बाद फिर एक पीटीआई का दौर आता है। वो जो फर्क और इम्तियाज है आपको और मुझे महसूस होना चाहिए, जुलाई 218 से 19 तक उनकी जो रकूम वो हासिल करते हैं 5 महीने, वो 17 अरब रुपया बनती है। उसके बाद जब 2019 का पूरे सन के अंदर वो रकम जो वसूल की जाती है इस मुल्क के वो लोगों ने जिन्होंने रिश्वतदानी कमाई है या मनी ट्रेलिंग नहीं दे सके, वो 150 अरब रुपए है। और जो 2020 के अंदर जो गुज़श्ता साल गुजरा है, उसमें 239 अरब रुपए बनते हैं। यानी इन 2.5 सालों के अंदर जो नैब ने रकूम इकट्ठी की है, उनकी तादाद बनती है 406 अरब रुपया। और इसके साथ जो एंटी करप्शन का महकमा है पंजाब के अंदर, वो भी आपको महसूस होना चाहिए। पूरे 10 साल शहबाज शरीफ के दौर के अंदर एंटी करप्शन पंजाब ने सिर्फ 3 अरब यानी 300 करोड़ इकट्ठा किया है। अगर हम इसका तकाबल करें पीटीआई की हुकूमत के साथ, तो पीटीआई की हुकूमत ने 206 अरब की जायदादें जो हुकूमत वक्त की थी, सरकारी ज़मीनों से कब्जा छुड़ाया है। ये बात तो कही जा सकती है कि पहले वो फर्द के ज़ेरे कब्जा थे, अब सरकार ने कब्जा लिया। ये 206 अरब जो बनता है, ये समझ लें आप बुक वैल्यू उनकी बनती है। यानी हुकूमत के खजाने में ये रकम जमा नहीं हुई, लेकिन इतनी रकम के बराबर उन्होंने सरकारी ज़मीनों से नाजायज़ कब्जों को ख़त्म किया। ये भी अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन इससे हम ये समझें कि ये खजाने के अंदर कोई खजाने में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन ज़ेरे कब्जा कोई नाजायज़ काबिज़ीन थे उनको छुड़वाया गया, उनके नाजायज़ कब्जे को ख़त्म किया गया। और ये बात भी ऐसी काबिल तवज्जो है जिस पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि सलीम मांडेवाला ने, जो डिप्टी चेयरमैन है, सेनेट के अंदर भी इसके बारे में गुफ्तगू तवील दुरानी की गुफ्तगू की है। लेकिन इससे पहले मैं ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि नैब ने जो पीटीआई के दौर के अंदर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसका सबब इल्लत क्या है, उसे जानना चाहिए। एक तो यह है कि नैब को पूरा इत्मीनान हासिल हुआ, यानी हुकूमत की अदम मुदाखलत की बुनियाद पर नैब के अंदर वो कुव्वत अमल पैदा हुई, वो हौसला और हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने आगे बढ़कर जितने नजायज़ बाज थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। और फिर इसके अंदर कम अज़ कम मुदाखलत, यानी यूँ समझो जो सियासी मुदाखलत है अमूमी मामलात के अंदर, उसकी वो 0 हद तक पहुँच गई। और फिर सियासी दबाव भी कम हुआ। और फिर जो टीम थी जो नैब की, उन्होंने टॉप से बॉटम तक यकसा होकर पूरी ताकत के साथ, यानी अगर नैब के चेयरमैन पर कोई गैर अखलाकी मामलात भी उठती हैं तो उन्होंने उसको भी कंट्रोल किया।
वो डैमेज को भी कंट्रोल किया और फिर टीम बनकर, यानी एक टीम की स्पिरिट के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ नैब ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तब जाकर ये इमरान खान के दौर के अंदर या तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर या 2018 से लेकर 2020 तक 406 अरब रुपया जमा कर चुके हैं। तो क्या इसके लिए फिर आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर के अंदर मुशर्रफ ने एक बरतानवी एक फर्म से एक मुआहदा किया था कि पाकिस्तान के सियासतदान जो जहाँ से भागे हुए हैं या मनी ट्रेल जो दे नहीं सकते, या वो लोग जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है नजायज़ और गैर कानूनी तौर पर, उनकी तलाश के लिए उन्होंने एक ब्रॉडेस्ट फर्म थी उसके साथ मुआहदा किया 2003 के अंदर। फिर वो 2000 पहले मुआहदा किया, फिर 2003 में उस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। अब 2015 के अंदर फिर उस मुआहदे के जब अदालतों में गए हैं तो फिर उस मुआहदे की बुनियाद पर पाकिस्तान को तकरीबन 4.5 अरब रुपए का नुकसान होना, उसकी बदनामी तो मौजूदा हुकूमत के जिम्मे पड़ी है। लेकिन वो सारी नलैकी या अदम कारकर्दगी वो मुशर्रफ दौर की, या हम कह सकते हैं कि कायदे-आज़म मुस्लिम लीग के दौर के अंदर 2003 में मुआहदा होता है, उस मुआहदे से फिर भाग जाते हैं और भागने के बाद उसे नुकसान होता है उस लॉ फर्म के हवाले से, वहाँ वो सूट फॉर डैमेजेस करते हैं और पाकिस्तान को 4.5 अरब रुपया देना पड़ता है, या मुंजमद हो गए और पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया के अंदर हो जाती है। तो सलीम मांडीवाला का जो इतराज़ था, उसके बाद इतराज़ तो बड़े माकूल नजर आते हैं कि एक आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं, नोटिस देते हैं, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, 90 दिन अपने पास रखते हैं। ये बात आज तक समझ नहीं आई दुनिया की तारीख में कि अगर आपके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है, तमाम तर सबूत मौजूद है, तो आप उसका रेफरेंस जल्द जल्द दायर करें। 90 दिन रखने का क्या मतलब है कि वहां आपने उससे तेल निकालना है, मादनियात निकालनी है या एनर्जी पैदा करनी है। ये बात नामाकूल नजर आती है। यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत ने भी आंखें बंद कर रखी और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी बायमी इंतकामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए एक दूसरे से इंतकाम लेने की कोशिश करते रहे। तो अब मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को भी जिद नहीं करनी चाहिए, एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाना चाहिए तब्दीली का जो बिजनेस फ्रेंडली भी हो, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ सके और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जिसकी गर्दन नैब पकड़ लेती है उसको भी आसानी है। यानी अगर आपने मुल्क को चलाना है जहां आप 406 अरब जमा करते हैं, तो फिर नैब ने जो गैर जानिबदारी का रवैया अख्तियार किया, मुझे और आपको याद होगा कि जावेद चौधरी को नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल ने यह बयान देते हुए कहा था, जो फिर उसने एक तबसरे के अंदर मजमून के अंदर शायद किया कि अगर आज मैं हुकूमत पर हाथ डालता हूं तो हुकूमत गिर जाती है। मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो चीनी के स्कैंडल को, वो आटे और गंदम के स्कैंडल को, पेट्रोलियम के स्कैंडल को, आलम जब्बा के स्कैंडल को, BRT के स्कैंडल को वो तश्तश बाम करे, उनको मौका दे, वो भी इमरान खान के जो साथी हैं उनका एहतसाब करे। अगर एहतसाब गैर जानिबदाराना नहीं होगा जिस पे शुकूक व शुबात पैदा होंगे कि सिर्फ ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है, हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए हो, तो मैं ये समझता हूँ शायद इमरान खान आखिरी साल के अंदर ये काम भी कर गुजरे कि अपने साथियों पर जो इल्जामात आयद होते हैं चीनी स्कैंडल की बुनियाद पर, गंदम स्कैंडल और पेट्रोलियम स्कैंडल की बुनियाद, उनका भी मुहासबा किया जाए। तब जाकर अदल इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। जब हम बयानिए की बात करते हैं या हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो मदीना की रियासत का जो खलीफा है उसे भी बरसरेआम पूछा जा सकता है कि तुमने आज तुम्हारी ये कारकर्दगी है। तो मैं समझता हूँ कि बेलाखिर इमरान खान के अंदर वो कुव्वत और जुर्रत, हिम्मत और ताकत और सलाहियत पैदा होगी, वो कुव्वत ईमानी उसे मजबूर करेगी कि वो अपने साथियों के खिलाफ भी इक़दाम करे। और दूसरी आम बात मैं ये करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में जिस तरह खाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना के शाये होते हैं, कभी फ्रांस के अंदर, कभी हॉलैंड के अंदर, उसी बुनियाद पर यूके के अंदर भी एक फिल्म बन रही है जिसको उन्होंने लेडी ऑफ हेवन यानी सैयदा फातिमा ज़हरा के मामलात को बहस किया है। उसका मकसूद उनका यह है कि मुसलमानों के दो अजीम फिरकों के दरमियान, अहले तशय्युअ के दरमियान और अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान जो फ़र्क और इम्तियाज़ है, आपस में नफरत के बीज बोए जाए, बायमी कत्लो गारत हो। तो आज पाकिस्तान के उलमा इकराम ने, हमारी PTI ने भी उस पर PTI ने भी शर्त लगाई है, पाबंदी लगाई है कि अब ये सोशल मीडिया पर ये फिल्म का ट्रेलर नहीं चलेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को बाखबर रहना चाहिए। हमारे उलमा इकराम ने जो मुस्बत किरदार अदा किया है कि हम इस फिल्म के खिलाफ हैं, इसमें दिए
हुए कंटेंट के खिलाफ हैं, यह भी हमारी हमीयत का और कौमी गैरत का और इस्लाम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम हर जगह पर, हर दायरे के अंदर इस पर एहतजाज करें कि हमारे जो काबरीन हैं, हमारी जो मुकद्दस हस्तियां हैं, उन पर किसी गैर मुस्लिम को जुर्रत ना हो कि हमारे इख्तलाफात से, जो नजरी और फिक्री इख्तलाफ तो नहीं है, वाकयात के इख्तलाफ, उनसे फ़ायदा उठाकर उम्मत मुसलमा को पारा पारा कर दे। और अगली बात जो अहम बात है कि आजकल वो खबरें चल रही हैं मार्केट के अंदर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरम को सऊदी शहजादे ने, मोहम्मद बिन सलमान ने और शहनशाह सलमान ने अपने मुल्क में आने की दावत दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये दावत शायद मियाँ साहब कबूल करें, उम्रे पर चले जाएं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह शेख रशीद ने उनकी मदद ये की है कि 16 फरवरी को कहा गया कि मैं उनका पासपोर्ट जब्त कर लूंगा, मैं ये समझता हूं कि बरतानिया का कानून इतना नरम है और इतना फेवरेबल होगा बरतानिया का कानून कि बिजनेस वीजे को वो आम विजिट वीजे को बिजनेस वीजे में तब्दील कर सकते हैं, और जिनके बच्चे वहां मौजूद हैं वो एल्डर पेरेंट्स के इलाज मुआवजे के लिए वहां उनको रख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं ये जो कोशिशें हैं हमारी हुकूमत की या दूसरी, ये रायगा जाएंगी। हमें ये चाहिए कि हम मुल्क के अंदर अपने इक़्तिदार को तूल भी दें, ये हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, अपोजिशन से भी बेहतर रब्ता करें और मुल्क के कानून को इस अंदाज से चलाएं कि नायब के कानून के अंदर भी वो जो मुस्बत तब्दीलियां हैं ये बेशक उनके साथ मिलकर हो सकती है। इस नायब के कानून को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए, मईशत इससे बेहतर की जाए और ब्यूरोक्रेसी के जो हाथ बांधे गए हैं, उनके गर्दन के अंदर नायब का तौक डाला गया, उसको भी खत्म की जाए। अगर हुकूमत आगे चलना चाहती है और जो बड़े गैप हैं, जिन अदारों के अंदर घाटे पड़ रहे हैं, उनके मामलात को भी सुधारना चाहिए। तो कहीं जाकर फिर हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही जमहूरी ममलिकत बना सकते हैं। ये इमरान खान की भी जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है और PDM की तहरीक भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हुकूमत को भी हौसला हिम्मत करके उस तहरीक का मुकाबला करना चाहिए। तहरीकें अपने असरात तो जरूर मरतब करती हैं, चाहे आहिस्ता रवी से करें, चाहे तेज रफ्तारी से करें। मौलाना फजल रहमान की क़यादत हमेशा चैलेंज देती रहेगी। हुकूमत को ये चाहिए कि मौलाना फजल रहमान के चैलेंज को कबूल करे, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, मुल्क के अंदर अमन अमान को बहाल करे। और बहुत अफसोसनाक वाकयात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी को भी कत्ल किया गया, मच के अंदर कारकुनों को मार दिया गया। पाकिस्तान की अमन अमान को हमारे दुश्मन तबाह करने पर तुले हुए हैं। हुकूमत को अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अमन अमान को बहाल करना। अगर अमन बहाल होगा तो मईशत बहाल होगी, अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत बहाल होगी, अगर मईशत बहाल होगी तो हम अपने दफा को भी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार कर सकते हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज इस काबिल हैं, एहतराम के काबिल हैं, इज्जत के काबिल हैं, काबिल वक़ार हैं। वो हमारा कौमी सलामती का दारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।